जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का इतिहास। आखिर भारत का इतिहास क्या रहा है? तो दोस्त, भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वो कालखंड जिसका प्रमाण हमें पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है और जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राक ऐतिहासिक काल का उदाहरण है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक खुदाई के साथ साथ साहित्यिक प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन साहित्यिक प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक खुदाई के साथ साथ साहित्यिक प्रमाण भी मिले हैं और साहित्यिक प्रमाण को पढ़ा जा सका है। इसी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सब कुछ पढ़ना होता है। तो आइए, आप लोग का स्वागत है। आइए इस न्यू वीडियो में। आज मेरा पहला क्लास है और पहला क्लास के कारण कुछ गलती होगा, उसे माफ़ कीजिएगा, ताकि मैं निरंतर बना रहूं। और एग्ज़ाम के फैक्ट से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और ग्रुप डिस्कशन मेरा खासियत रहा है। और सभी दोस्त के कहने पे, ग्रुप डिस्कशन के जितने भी दोस्त हैं उनके कहने पे हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए, पहला रहा हम लोग का प्राक ऐतिहासिक काल। आखिर प्राक ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो एक बार मैंने आप लोग को बता दिया है, लेकिन दोबारा आइए रिकॉल करते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल आखिर है क्या? प्राक ऐतिहासिक काल में हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम इसे प्राक ऐतिहासिक काल में रखे हैं और इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी काल के अंतर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल आते हैं। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज, इसमें क्या है दोस्त? पुरातात्विक साक्ष्य मिले ही हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इसे भी पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल एज यानी ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले ही हैं एवं साहित्यिक साक्ष्य मिले ही हैं, दोनों उपलब्ध हैं और साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। देखिए, इसी के अंदर आते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में है क्या? ब्राह्मण साहित्य में है वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ये सब आते हैं ब्राह्मण साहित्य के अंदर। तो आइए आज वेद के बारे में जानते हैं। आखिर वेद क्या है? वेद कहते किसको हैं? वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद को औपुरुषय भी बोला जाता है। वेद को औपुरुषय भी कहा जाता है। औपुरुषय का मतलब होता है इसका रचना या इसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। और इसके जो संकलन करता है वेदों का, उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या कि बहुत एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो वहाँ बहुत एग्जाम में पूछा गया है वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो वेदों के संकलनकर्ता जो हैं वो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को कितने भागों में बांटा गया है? वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में आपको, लगभग पीसीएस के एग्जाम में हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है लोकप्रियता की दृष्टि से वेदों का क्रम बताएं। देखिए, हम लोग मतलब सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अगर हम लोग से पूछ लिया जाए लोकप्रियता की दृष्टि से वेदों का क्रम बताएं, तो पहला होगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा सामवेद, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद और चौथा हो जाएगा
अथर्ववेद। ये हुआ लोकप्रियता की दृष्टि से। तो आइए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। देखिए इसमें जो है ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ, लगभग इसको 11,000 ऋचा भी बोल सकते हैं लगभग में, लेकिन 10,552 मंत्र 10,552 मंत्र, ऋचाएँ 1 लाख ऋचाएँ हैं, 1 लाख ऋचाएँ हैं। और इसमें जो सबसे प्राचीनतम मंडल है 7वां तथा दूसरा, सबसे प्राचीनतम मंडल की बात कही जाए तो ऋग्वेद में 7वां तथा दूसरा, और सबसे नवीनतम मंडल कहा जाए तो 10वां तथा पहला, यानी पहला और 10वां। सबसे नवीन जिसका निर्माण बाद में हुआ है वो है 10वां और पहला, और सबसे प्राचीन बोलेगा तो दूसरा से लेके 7वां तक के मंडल सबसे ज़्यादा प्राचीन हैं। उसके बाद बात की जाए तो पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है। 9वें मंडल में, इससे पहले 9वें मंडल से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में की गई है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में की गई है। उसके बाद आपको एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है, सोम देवता की चर्चा किस मंडल में की गई है, तो सोम देवता की चर्चा 9वें मंडल में की गई है। और 9वें मंडल में ही कहा गया है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र यानी निम्न कोटि का जाति का चर्चा हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र यानी निम्न कोटि की जाति का चर्चा हुआ है। और जो ऋग्वेद के ज्ञाता हैं उन्हें होत्री या होत्रा कहा जाता है। बहुत सारे बुक में आप देखिएगा होत्री लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे बुक में देखिएगा आपको होत्रा हुआ लिखा मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों एक ही शब्द हैं, होत्री या होत्रा। ऋग्वेद की तुलना अपने देश यानी भारत में जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद, इसकी तुलना ईरान के ज़ेंदावेस्ता से की जाती है। ऋग्वेद की तुलना ईरान के ज़ेंदावेस्ता से की जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि यह मेरी फर्स्ट क्लास थी। कल हम मिलते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। इसकी चर्चा कल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स जितना भी अगर हमसे गलती हुआ हो या त्रुटि हुआ हो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले मैंने कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई थी। आज हम फर्स्ट क्लास आप लोग के बीच लेके आया हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हुआ हो उसको माफ़ कीजिएगा, और निरंतर हम बने रहेंगे आपको अगले क्लास में, और धीरे धीरे सुधार करके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइली बाइली कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स होगा वो हम बोर्ड पे लिख देंगे, आप लोग कवर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।